पंजाब हुकूमत ने अज़ा की रजिस्ट्री कायम करने का फैसला कर लिया है और खूनी रिश्ते के अलावा अब जो दूसरे अफराद हैं वो भी जिस्मानी अज़ा अतिया कर सकते हैं। तो पंजाब हुकूमत ने दूसरे अफराद के अज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा दानियाल, वेलकम टू द शो। एक तो चीज़ ये कि इस चीज़ के दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि एक तो गैर कानूनी जो पैबंदकारी होती थी उसको पंजाब हुकूमत ने रोका है, और दूसरा ये कि लीगल तरीके से ना सिर्फ अब आपके जो ब्लड रिलेशन है उसके अलावा भी लोग जो है वो अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इन दोनों के हवाले से हमें ज़रा डिटेल में बताइए। फैसल, पहले जो लॉ है पंजाब का, जो कानून है, उसके मुताबिक आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो खूनी रिश्ता है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सिर्फ उनका जो ऑर्गन है वो ले सकते हैं। अगर किसी भी सूरत में आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, आपको दूसरी स्टेम सेल थेरेपी की, किसी भी और चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है अगर आपका अज़ा काम करना बंद कर जाता है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो कमर्शलिज्म का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन हो गया था और बहुत लोगों ने अपने जो अज़ा हैं, जिसमें लिवर्स हैं, किडनीज हैं, वो बेचना शुरू कर दी थी और लाखों रुपए में बेचकर जो है वो लोगों के ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे। और दूसरी बात ये इसमें शामिल हो जाती थी कि इसके लिए खास जो प्रोसेस है उसको एक खास इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, और अगर वो इन्वायरमेंट ना हो तो जो डोनर है और रिसिपेंट है दोनों की मौत भी वाक़ हो सकती है, जो कि हमने कई दफ़ा देखा भी है। बहुत बहुत बड़े ग्रोह भी इस सारे अमल में जो है वो पकड़े गए हैं। लेकिन अब जो पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है उससे होगा ये कि जो खूनी रिश्ते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपना जो ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट के लिए नहीं दे सकते, और उसके बाद आपको ज़िंदगी बचाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है कि आप बाहर से किसी का ऑर्गन जो है वो लें। और इसके लिए जो कमर्शलिज्म का फैक्टर खत्म हो, कोई पैसे लेके लोग ना बेचे, तो रजिस्ट्री कायम की जाएगी। दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, वो फोन पे भी नहीं बात करेंगे, वो किसी तरह मिलेंगे भी नहीं, और एक दूसरे के जो पार्ट्स हैं जिस डोनर को ज़रूरत है उसको दूसरे रिसिपेंट एक जगह पर रजिस्टर होंगे और उनको वो जो ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, जिसके लिए अब बाकायदा तौर पर पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है वो उसने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। हमने माजी में भी ऐसी बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत बहुत मारूफ वाक़यात भी सुने हैं। मारूफ कॉमेडियन हैं उमर शरीफ साहब, जिनकी जो बेटी हैं उनको भी इसी तरह से गैर कानूनी जो किडनी है उसकी पेवंदकारी की गई, जिसके बाद वो जांबर ना हो सकी, उसकी डेथ होगी। जिसके बाद हमने देखा कि जो मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ साहब हैं उनकी भी हेल्थ डिटोरिएट हुई। इस तमाम तर मामले को देखते हुए तो ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो पंजाब समेत पाकिस्तान में होती आई हैं लोगों के, जब इस तरह से पैसे लेकर अज़ा की पेवंदकारी जो है वो होती रही है। जी ठीक है, दानियाल हमारे साथ मौजूद थे और इसी पर बात में ज्वाइन किया है चेयरमैन पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी प्रोफेसर असद असलम साहब ने। प्रोफेसर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये जो इकदाम है मैं चाहूँगी इस पर आप कमेंट करें, क्योंकि एक तरह से ये अच्छा भी है, और क्योंकि जो ज़िंदगियाँ इसलिए चली जाती थी कि कुछ मिलता नहीं था या मुश्किलात होती थी, अब कम अज़ कम मुश्किल नहीं होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मौजू पर आज गुफ्तगू की दावत दी। मैं पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि 3 तरह के डोनेशन की इजाज़त है पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के एक्ट में। पहला क्लोज रिलेटिव, जिसमें माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई और खामंद और बीवी के जो क्लोज रिलेटिव हैं वो आप इनको क्लोज रिलेटिव की कैटेगरी में लेके आते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन क्लोज रिलेटिव, जिसमें उस सूरत में अगर आपके इमीडिएट जो क्लोज रिलेटिव है, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, किसी बीमारी की वजह से या वो है नहीं है खुदा न खाता, तो आपको ये इजाज़त है कि नॉन क्लोज रिलेटिव जिसमें कज़न्स, अंकल, आंटी आते हैं, वो उस सूरत में आपको अतिया दे सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी वो है जो अनरिलेटेड, यानी कि ना वो क्लोज है, ना नॉन क्लोज रिलेटिव हैं, अनरिलेटेड, ना बहन भाई है, ना माँ बाप हैं, ना कज़न है, ना आपके कोई भी करीबी रिश्तेदार हैं, वो अनरिलेटेड आ जाते हैं। अभी तक पंजाब में किसी भी अनरिलेटेड की पैबंदकारी की इजाज़त नहीं दी गई। ये जो स्वैप ट्रांसप्लांट है ना, मैं थोड़ा सा इसको वादा करना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसको मिसकॉन्सेप्ट लिया जा रहा है कि शायद हमने अनरिलेटेड की इजाज़त दे दी है।
वो ऐसी बात नहीं है। स्वैब ट्रांसप्लांट वो होता है कि एक अस्पताल ए, मतलब हॉस्पिटल ए है, उसमें एक पेयर दाखिल है डोनर और रिसिपिएंट का। उन्होंने किडनी देना है, डोनर ने अपने पेशेंट को। एक और पेयर भी दाखिल है, उसने भी अपने डोनर ने अपने रिसिपिएंट को किडनी देना है। लेकिन इत्तेफाक से एक पेयर का डोनर और रिसिपिएंट और दूसरे पेयर का डोनर और रिसिपिएंट आपस में मैच नहीं कर रहे, किसी की वजह से, HLA की वजह से, ब्लड ग्रुप की वजह से। लेकिन इत्तेफाक से एक ग्रुप का, एक पेयर का डोनर दूसरे पेयर के रेसिपिएंट से मैच कर रहा है और एक पेयर का डोनर दूसरे पेयर के रेसिपिएंट से मैच कर रहा है। दोनों पेयर अस्पताल में दाखिल है। तो अस्पताल की वैल्यूएशन कमेटी वैल्यूएट करके अगर वो सर्जन कन्विंस हो गए कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, कोई बड़ा क्लोज मैच कर रहे हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो फिर वो केस हमें होटा को भेजेंगे और होटा फिर अपनी एक अलग वैल्यूएशन कमेटी से कंफर्म करेगी कि किसी किस्म की कोई ऑर्गन ट्रेडिंग तो नहीं शामिल, कोई कमर्शलाइजेशन तो नहीं शामिल। तो इस हद तक पंजाब गवर्नमेंट ने स्वैब ट्रांसप्लांट की इजाज़त दी है। ओके, दूसरा कहा था रजिस्ट्रेशन। अब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन इंशाल्लाह एक हफ्ते तक लॉन्च हो जाएगी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक। उस पर जो भी लोग डोनेट करना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और जो मरीज़ हैं जो इनको ज़रूरत है ऑर्गन की वो भी रजिस्टर करेंगे। उसके बाद हमें जब इसकी हमें इजाज़त मिल जाएगी तो फिर हम लोगों को एक पता चले बगैर कि एक शख्स का किस शख्स का एक ऑर्गन किस शख्स को लग रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा और कोई कमर्शलाइजेशन शामिल नहीं होगी, कोई ट्रेडिंग शामिल नहीं होगी। तो ये बुनियादी मकसद थे जो अहम फैसले मैडम मिनिस्टर की चेयरपर्सनशिप के अंडर हमने ये फैसले किए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जो इलीगल जो मामलात चलते हैं, कितनी हद तक इनमें कमी आई है या फिर कमी आई है या नहीं आई है? ये काफ़ी हद तक कमी आई है और बल्कि जब हमें रिपोर्ट मिलती है, आप 21 हमने FIR करा दी हैं और 7 लोगों को सज़ा भी हो चुकी है। और पिछले हफ्ते एक पेशेंट, एक जो मुलज़म को सज़ा से मिली थी, उसको हमने अपील करके उसकी सज़ा में इजाफा भी कराया है। तो हमारी एक पूरा विजिलेंस डिपार्टमेंट है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के अंडर डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी शामिल है और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस की जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें ये एजेंडा आइटम चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर है कि इसमें एजेंडा आइटम होगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई किसी इलीगल ट्रांसप्लांट या कमर्शलाइजेशन की इतला तो नहीं है। उस मीटिंग में डिस्कस होता है और उसकी रिपोर्ट हमें आती है तो फिर हम उसको चीफ सेक्रेटरी साहब को सबमिट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो हमारे जितने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं उसमें ख़ास तौर पर जो डायलिसिस सेंटर है सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। तो टेक्नीशियन है वो कहते हैं पेशेंट को मैं तुम्हें गुर्दा अरेंज कर देता हूँ, तो विजिलेंस कमेटी वहाँ पर जाके डायलिसिस सेंटर के पेशेंट से वक्तन फर्दन उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि आपको किसी ने इंटरव्यू लेके आपको किसी ने किसी ऑर्गन गुर्दे की आपको ऑफर तो नहीं की लेके जाने। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारा काफ़ी एक्टिव है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर की जो मीटिंग होती है उसमें बाकायदा ये एजेंडा आइटम है। तो काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है। और ये भी है कि अब लोग भी बताना शुरू हो गए हैं कि इस अस्पताल में ये गैर कानूनी धंधा हो रहा है। तो मतलब पिछले दिनों हमें 2-3 हफ्ते पहले की बात है, हमें इतला मिली कि मांगा मंडी में अस्पताल में ये किया, तो हमने अपनी विजिलेंस कमेटी को रात को 11 बजे भेजा है। धुंध भी थी लेकिन 11 बजे जाकर उन्होंने आके उनको सबको अरेस्ट करके और सब लोग इस वक्त जेरे हिरासत हैं, उनको मुकदमा चल रही हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने निशानदेही भी की कि गैर कानूनी जो था उसके हवाले से बड़े इकदामात भी उठाए गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी इन चीज़ों का ख़ात्मा भी नहीं हुआ है, जो कि इंशाल्लाह हम सोच ये रखते हैं कि इन फ्यूचर हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में क्या हम इस चीज़ को मज़ीद एडवांस देख सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि एक मकसद बताया कि किसी दूसरे की के अज़ा को मुंतकिल करना, यानी हॉस्पिटल के लेवल तक है ये। आने वाले वक्त में इन फ्यूचर ये चीज़ें मज़ीद एडवांस हो सकेंगी?
देखें, हम और जिस पहलू पर काम कर रहे हैं वो डिजीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, यानी कि बाद अज़ मर्ग और ब्रेन डेथ जो लोग हैं वो अपने ऑर्गन डोनेट कर दें। तो बाद अज़ मर्ग के तो हमें रजिस्ट्रेशन होगी, और जब खाना खाता किसी की डेथ होती है तो हमें रिलेटिव फ़ौरन इत्तला देंगे, तो हमारे जो टीम है जो हॉस्पिटल को हमने अटैच किया होगा वो जाके जो ऑर्गन निकाले जा सकते हैं उनको निकालने के लिए बाकायदा एक सेंटर में जाके इस पर काम हो रहा है। दूसरा है क्या नाम है इसका, ब्रेन डेथ जो पेशेंट हैं जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो उनको ब्रेन डेथ है, उनका सिर्फ हार्ट चल रहा है लेकिन उनके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, तो उनके अटेंडेंट के साथ उनको काउंसलिंग करके उनको बता के कि आपके पेशेंट की ज़िंदगी का कोई चांस नहीं है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इन पेशेंट के ये ऑर्गन उसी अस्पताल में रहते हुए जो और मरीज़ जिसको ज़रूरत है वहाँ पर उसको निकाल के उसको लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होगी, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई मिडल मैन नहीं होगा। ये सारे अस्पताल की इंतज़ामिया और पी होटा की इंतज़ामिया इसमें इन्वॉल्व होगी टू कंफर्म करें कि किसी किस्म की कोई कमर्शलाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं जो ये वसीयत कर जाते हैं कि हमने जो है इस तरह की चीज़ें करनी है डोनेट, हमारी आंखें डोनेट कर दें या दिल, इस ठीक तरह। है ना। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर साहब ये वसीयत भी हो गई, सारी चीज़ें भी हो गई, इनको कैसे आप लोग जांचते हैं कि क्या ये इतना आसान होता है कि उन्होंने वसीयत कर दी एंड उनका फिर बाद में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया? मैं चाहूँगा लोगों को ये बताएं कि वो सिर्फ ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन ऑर्गन्स का गालिबन हेल्थी होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर देखें, एक वक्त मुकर्रर होता है कि इतने अरसे में आपने डेथ के बाद ये आपने ऑर्गन निकालने हैं। मतलब आँख का कॉर्निया है, डेथ के 6 घंटे के बाद आपको हर सूरत में निकालना है। उसके बाद कॉर्निया को आप 3 से 15 दिन तक स्पेशल सोल्यूशन में आप रख सकते हैं, कॉर्नियल बैंक में स्टोर करके उसको आप किसी और को कॉर्निया लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो ऑर्गन है, किडनी हो गया, लिवर हो गया, उसमें ये कोई नहीं होता कि आपने उनको स्टोर कर लिया, वो उसमें स्टोरेज की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। वो जिस वक्त निकाला है उसी वक्त लगाने पड़ते हैं। इसलिए सिवाय कॉर्निया के बाकी तमाम अज़ा जिस वक्त एक डोनर से लिए उसी वक्त रेसिपिएंट को लगाए जाने चाहिए, वरना उस लेट करने से फ़ायदा कोई नहीं होगा बल्कि वो एक फेलियर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में बता दें, अगर किसी से कोई भी ऑर्गन लिया गया है और वो डोनेट किया जा रहा है तो पहले उसको प्रॉपर चेक किया जाएगा क्या है? जैसे आंख का जिक्र किया कि किसी को पहले से तो उसमें कोई बीमारी तो नहीं थी, या फिर जैसे दिल की बात है कि उस शख्स को दिल के तो कोई मसले नहीं थे, ये भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? पहले हम सारे ये HIV, हेपेटाइटिस वगैरह ये सारी स्क्रीनिंग होती है, और जो स्क्रीनिंग होने के बाद ही हम किसी डोनर को, किसी रेसिपिएंट को ऑर्गन दे सकते हैं। स्क्रीनिंग के बगैर तो नामुमकिन है। इवन के कॉर्निया के एक ऑर्गन जो है उसकी भी बाकायदा स्क्रीनिंग होती है, उसके सेल काउंट होता है स्पेकुलर माइक्रोस्कोप पर कि इसके कॉर्निया में सेल्स कितने हैं, या लगाया जा सकता है या नहीं जा सकता। इस तरह बाकी ऑर्गन के लिए भी जो डोनर हेल्दी होगा, डिजीज़ फ्री होगा, तो फिर ही हम उनके ऑर्गन किसी दूसरे को लगा सकते हैं।